आते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम्स कितने होते हैं देखो, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ पासवर्ड, डॉस, डीडॉस, नेटवर्क हैकिंग, साइबर बुलिंग, रैंसमवेयर, फिशिंग, मालवेयर, साइबर टेररिज्म। ये जितने भी आपको ये लाइन से दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक साइबर क्राइम माने जाते हैं, एक क्रिमिनल ऑफेंसिव क्राइम माना जाता है इनको। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन चीज है जो हर फीमेल्स गर्ल्स के साथ ज्यादातर होता है, साइबर बुलिंग। अब मैं इसका एक इंसिडेंट आप लोग को मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। अब आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में ना हम लोग 3 मॉडल फॉलो करते हैं, CIA। CIA का मतलब हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ओके। अब यहाँ पर तीनों का मतलब समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी भी बोला जाता है इनको, एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी आप बोल सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है दिस इंश्योर द डेटा इज एक्सेसिबल टू ओनली दोज पर्सन दैट हैव ऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब आप यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल बहुत ज्यादा रखना होगा। आप किसी के लिए जॉब में काम कर रहे हो, आप कहीं पे किसी के लिए फ्रीलांसिंग भी काम कर रहे हो ना, तो उनका जो डेटा है वो आपको हर बहुत हद तक कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, एक्सटर्नली कहीं भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वहां पर लीगैलिटी होती है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आपके पास होता है अगर आप एज ए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है। इंटीग्रिटी, क्योंकि यहाँ पर यही देखा जाएगा कि आपसे एक खुद आप किसी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पा रहे हो, तो आप क्या सामने वाले को, आप कल को जाके उस सामने वाले का कोई बग होगा, क्या उसका क्या गारंटी है कि आप उस बग को बेच दोगे पैसे के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं आपका करियर भी उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बड़ा एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी माना जाता है। इंटीग्रिटी, दिस इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज मेंटेन एंड दैट नो unauthorized access had been made to the example MD5 signature hashing or sticks, preventing the unauthorized or intentional modification of information by authorized user। इंटीग्रिटी कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपका डेटा है, कॉर्पोरेट डेटा है या आपका खुद का भी डेटा है, तो आप उस डेटा को या कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, अगर आप उसको चाहते हो कि इस तरीके से सिक्योर वे में रखा जाए कि ताकि उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, और अगर कोई मॉडिफिकेशन करे तो आपको पता चल जाए कि किसी डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है। बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेवलपर जब किसी चीज को डेवलप करता है या कोई भी डेटा डेवलप होता है या जनरेट होता है, तो उसका एक हैश वैल्यू जनरेट होता है, लाइक MD5 सिग्नेचर। जैसे सुना होगा MD5 बहुत लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिग्नेचर या इंक्रिप्शन माना जाता है। खैर, अब SHA है, SHA-256, MD4 है, ठीक है। बेसिकली ये हैशेस होते हैं। अब इनके मदद से क्या होता है, उस फाइल का या उस डेटा का ना वो एक हैश जनरेट कर लिया जाता है, उस हैश को स्टोर कर लिया जाता है। अब अगर उस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस किया जाएगा ना, हल्का सा भी, ऑटोमेटिक वो हैश चेंज हो जाएगा। और जब दोबारा आप अगर उस ओरिजिनल हैश से मैच कराओगे ना, वो मैच नहीं करेगा, वो चेंज रहेगा। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि किसी ने हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ की है, कॉम्प्रोमाइज की। ये चीज ना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा यूज किया जाता है। फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होता है या फॉरेंसिक एविडेंस होता है ना, जब पुलिस कलेक्ट करती है ना क्रिमिनल से, तो वो लोग क्या करते हैं, जब कोर्ट में पेशी करना होता है इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उसका एक हैश वैल्यू जनरेट होता है। अच्छा, वो हैश वैल्यू क्या करता है जनरेट कर, वो इसलिए जनरेट करता है ताकि जब कोर्ट में जब वो प्रेजेंट किया जाता है ना जज के सामने, उससे पहले ना उसका हैश वैल्यू मिलाया जाता है। अगर वो हैश वैल्यू चेंज रहा तो ये मतलब समझ लिया जाता है सामने वाले से कि भाई इस डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस डेटा के साथ टेम्परिंग की गई है, ठीक है। इसका मतलब समझ लिया जाता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इन सब चीजों के लिए इंटीग्रिटी इसी चीज के लिए यूज होता है कि ताकि आप सिक्योर कर सको। Availability, this ensures that system that are stored and process the data are accessible to authorized user when needed। मतलब जो भी आपका सिस्टम हो या जो भी डेटा या जो भी प्रोसेस या जो भी स्टोर कर रखे हो डेटा, आप कोशिश करो कि वो डेटा एक ऑथराइज्ड यूजर को ही आप दो।
मतलब कोई ऐरा गैरा कोई भी उसे एक्सेस ना कर ले, बस कोई जो ऑथराइज यूजर है वही उसको एक्सेस करे, ठीक है, जब उसको जरूरत पड़े तो ये एक मेन एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी है जो आपको हर जगह पे ये काम दे। अब आते हैं फेज ऑफ हैकिंग। हैकिंग का फेज समझना जरूरी है। हैकिंग कोई चुटकियों का खेल नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी जो मूवीज में देखा जाता है ना कि एक क्लिक मार के ये कर दे, असलियत में ऐसा नहीं है। एक एक एक्सप्लॉइटेशन करने के चक्कर में, एक बग ढूंढने के चक्कर में रिसर्चर्स महीनों सालों लगा देते हैं, ठीक है, तब जाके वो बग मिलता है। वो भी जरूरी नहीं है कि वो बग मिल गया तो उनको हो सके वो बग मतलब आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। तो ये भी एक सच्चाई है। अब उसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत, बहुत बड़ा रिसर्च होता है। अब देखो एक चीज समझ लो, कोई भी सिस्टम जो होता है ना, अच्छा पहले ये हम समझते हैं, रिकॉनेसेंस सबसे पहला होता है। रिकॉनेसेंस का मतलब पता है क्या होता है? फेज ऑफ हैकिंग में सबसे पहला जो लेवल होता है वो रिकॉनेसेंस का होता है। कोई बता सकता है रिकॉनेसेंस क्या होता है? एनीवन? चलो, रिकॉनेसेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉनेसेंस। समझ गए? अब देखो, यहाँ पर होता ये है कि सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना होता है एक हैकर को, तो वो नॉट ओनली हैकर, किसी भी केस में देखा जाए तो सबसे पहले इंटेलिजेंस इकट्ठा किया जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में तो क्या सेना डायरेक्ट उसके मार दी थी उन लोग को? नहीं, उसके एक दो दिन पहले पैरा एसएफ की 2 यूनिट थी, उन्होंने वहां पर गया, चुपचाप वो लोग गए, उसके कैंप के कुछ ही सेंटीमीटर मीटर पे, कुछ मीटर पे ही उन लोगों ने एक एम्बुस बनाया, वहां पर छिप कर चौबीसों घंटे तक उन लोगों पर नजर रखा। वो लोग क्या खाते हैं, उनके पास क्या हथियार है, कितना बजे उन लोग लंच करता है, कितने बजे उन लोग पहरा देता है, कितने लोग हैं, एक एक डिटेल बनाया गया, ठीक है। और कौन सा ऐसा टाइम होता है जब एक बार इन लोग एक साथ एकत्रित होता है कि ताकि इन लोग को मारने में आसानी हो। पूरा एक डिटेल इंफॉर्मेशन बनाया गया, एक इंटेलिजेंस गेन किया गया, और उन लोग फिर दबे पाँव बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को के हिसाब से एक प्लान बनाया गया और उनसे अटैक किया गया। सेम चीज यहाँ भी होता है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझो, 2 से 3 एग्जाम्पल रियल लाइफ सिनेरियो बताते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझते हैं। एक राजा है, ठीक है, एक राजा का किला है। वो किला चारों तरफ से मजबूत ठोस ठोस चट्टान से बना हुआ है। मतलब तुम बाहर से बम मारो, बारूद मारो, कुछ भी करो, वो गिरने से रहा। मगर उसका एक दुश्मन राजा है, वो उसके किले के बाहर आ गया अपना सेना वेना लेकर, उसको किले को फतेह करने, उस पर हमला करके उसका कब्जा करने के लिए। मगर उस वो कुछ भी कर रहा है, वो किला का एक पत्थर तक नहीं खिंच रहा है। अब उसने एक योजना बनाई, उसने अपने कुछ खुफिया सैनिकों को भेजा और उन्होंने बोला जाओ इस किले की रेकी करो और पता लगाओ इस किले का कोई इंफॉर्मेशन क्या जितना हो सके इकट्ठा करो और पता लगाओ। उन्होंने गया, उस किले के पूरे जांच की, तो उन्होंने एक निष्कर्ष बताया कि इस किले के बाहर की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा मजबूत है, किसी भी एंगल से हम अंदर इन्वेड नहीं कर सकते। मगर एक दरवाजा है, पीछे की ओर एक दरवाजा है, वे लकड़ी का बना है। अब एक सोचो, एक ठोस पत्थर के सामने लकड़ी कितना मजबूत होगा। अब ये बोला गया कि हम उस इस दरवाजे का फायदा उठाकर हम अंदर इन्वेड कर सकते हैं। अब वो एक वल्नरेबिलिटी निकला, एक लूप होल निकला, और उसने उस चीज का फायदा उठाकर वो अंदर घुस गया। एक और सिनेरियो समझाते हैं। एक चोर है, ठीक है, उसको एक घर के बारे में पता चला कि इस घर में इस दिन तक कोई आदमी नहीं रहेगा, और बड़ा घर है, अमीर घर है। वो उस घर के आसपास उन लोग रेकी किया, देखा इधर को कहाँ से घुसा जा सकता है क्या नहीं। उसने देखा घर का जो बाउंड्री है इसको टाप कर जाया जा सकता है। वो दोनों चोर एक प्लान बनाया कि जिस दिन इस घर में नहीं रहे, वो सब पता कर लिया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, और उसने उस प्लान के तहत उसके घर में इन्वेड किया, और उसने जाकर चोरी वोरी की। और कमी ये था उसके घर में कि एक दरवाजा खुला हुआ था, शीशे का था, उसको आराम से तोड़कर अंदर घुसा जा सकता। चोरी वोरी किया, अपना सारा सबूत मिटारा और निकल गए।
अब उसने क्या प्लान बनाया, सबसे पहले उसने तो रिकॉर्नेशन किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, फिर उसने स्कैन किया, है ना। सो उसने स्कैन किया और देखा कि क्या कमी है, ठीक है, पता लगाया हर एक चीज के बारीकी डिटेल्स में, ठीक। फिर उसके बाद उसने एक्सेस बनाया, कमी का फायदा उठाते हुए उसने गेन एक्सेस, उस सिस्टम पर एक्सेस बनाया, सिर्फ एक्सेस बनाया, उसका जो भी एजेंडा होगा उसको परफॉर्म किया, उसको क्या चाहिए डेटा निकाला, जो भी उसका होगा वो किया, और फिर उसको उसको एक्सेस को मेंटेन किया, मतलब वो उसको एक्सेस को पूरे तरीके से मेंटेन किया। और जब उसका काम हो गया तो वो निकलते टाइम उसने जितना भी उत्पात मचाया था, ठीक है, उसने जितना भी एक्टिविटी किया था उसका सारा लॉग क्लियर कर दिया, अपने सारे ट्रैक्स को क्लियर कर दिया, मतलब वो कहाँ से घुसा था, कैसे आया, उसने सब कुछ मिटा दिया कि ताकि कोई उसे बैक ट्रेस ना कर सके, ट्रेस बैक ना कर सके। तो ये फेज ऑफ हैकिंग होता है। समझ में आया सबको? अच्छा एक चीज बताते हैं ना, कोई भी सिस्टम ना कॉम्प्रोमाइज दो तरीके से, तीन तरीके से। एक सबसे कॉमन तरीका ये होता है कि किसी सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी निकल जाए। अब वल्नरेबिलिटी कैसे समझाते हैं, मान कर चलो आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग चला रहे हो, 10 11 जो भी हो, इसके अंदर एक कमी आ जाए कि 615 लिख करके आपके विंडोज के किसी भी स्क्रीन का लॉक खोला जा सकता है, ठीक है। तो ये कमी का फायदा उठाएगा हैकर। दूसरा तरीका ये होगा कि कोई कमी नहीं है आपके सिस्टम में, ठीक है, मगर हैकर आपको कोई फाइल भेज के, कोई टूल का लालच देकर, कोई फिलिंग का लालच देके, कोई वीडियो का लालच देकर आपको उस पर क्लिक करा दे, और जैसे ही आप क्लिक करो वो मालवेयर एग्जीक्यूट करे और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जिसको हम लोग जनरली सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं या ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, दो हो गया, तीसरा होता है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक में होता यह है कि ये एक ऐसे एक्सप्लॉइट्स, ऐसे वल्नरेबिलिटी होती है जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता है कि हमारे सिस्टम पे ये वल्नरेबिलिटी है, ये कमी है, और कोई हैकर को वो वल्नरेबिलिटी पता चल गया और उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इलीगली उनका सारा ब्रीच कर रहा है, और उसने उसका एक्सप्लॉइट कुछ करोड़ या लाख रुपए में डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल भी कर दिया। उसको बोला जाता है जीरो डे। अब एक एग्जांपल बताते हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइट बिकता भी है, बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि देखो अगर कोई हैकर का लैपटॉप अगर उस वल्नरेबिलिटी को कंपनी को बता देगा तो कंपनी ऐसे भी पैच कर देगी, या हो सके उसको बाउंटी भी दे देंगे अगर बहुत बड़ा पीवल लेवल का बग है। मगर इन लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो लोग बेच देते हैं अच्छे अच्छे करोड़ों लाखों रुपए में, डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म पे ब्लैक मार्केट पे सेल कर दिया जाता है। मगर एक चीज बताओ, अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन बताया गया जिसमें एक विंडो मशीन में कमी आ गया और उस कमी का फायदा उठा करके, ठीक है, विंडोज का किसी कंप्यूटर को हैक किया जा रहा है या लॉक लॉक से बाईपास किया जा रहा है, क्या वो सिस्टम एरर है या ह्यूमन एरर है? ह्यूमन एरर है सर। ह्यूमन एरर है सर। ह्यूमन एरर है। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, सोशल इंजीनियरिंग यूज करके किसी टूल पे कोई मलिशियस टूल को एग्जीक्यूट करा करके आपका सिस्टम हैक किया जाए तो फिर वो कौन सा एरर होगा? वो भी सर ह्यूमन एरर होगा। नहीं, अब ये सही बोले, पहले वाला पहले वाला हम क्या बोले कि फर्स्ट में वो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम के अंदर ही वो एक कमी आई, एक एरर आया, उस एरर का फायदा उठा के, उस कमी का फायदा उठाकर हैकर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब वो वल्नरेबिलिटी है। तो एक कंप्यूटर दो ही तरीके से, दो तरीका मान के चलो हैक होता है, जब या तो आपके सिस्टम के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी मिल रहा है जिसका वो फायदा उठाए, या तो फिर वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके आपको कहीं पर किसी भी तरीके से वो आपको क्लिक करके या किसी तरीके से आपका कोई भी मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कोई एग्जीक्यूशन कराकर आपका सिस्टम को एक्सेस करें, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं जिसके वजह से हैकर्स आपको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एक और चीज बताते हैं,
अपने को, जैसे अभी दुनिया का एक लौता एक ऐसा स्पाईवेयर आया था जिसको अनक्लिकेबल स्पाईवेयर बोला जाता था। मतलब जनरली देखो, अगर किसी को तुम्हारा कुछ एक्सेस करना होगा ना, अगर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल रहे, डायरेक्टली मतलब हो गया वल्नरेबिलिटी, इनडायरेक्टली तो वो तुम पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करवाएगा, क्लिक करवाएगा, कुछ ही तो करवाएगा, ठीक है। मगर ये इकलौता एक ऐसा स्पाईवेयर था जिसके थ्रू आपके फोन को हैक किया जा रहा था, बिना आपके किसी भी तरीके के कंसर्न नहीं मिल सकते, बिना किसी तरीके के एग्जीक्यूशन के। तो स्पाईवेयर का नाम पता है? पेगासस। हेलो, यस, पेगासस। पेगासस इजराइल का। इजराइल का पेगासस कौन बनाया था? एनोसो बनाई थी उसकी। एनोसो ग्रुप ने। एनोसो ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल, उसने बनाया था। बेसिकली ये काम कैसे करता है, उससे पहले एक चीज समझो। बहुत साल पहले एक अटैक आया था सिम जैकिंग, जिसका यूज लॉ इन्फोर्समेंट करती थी। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो आपका सिम कार्ड होता है, सिम जैकिंग, सिम जैकिंग। अब इसमें हो सिम कार्ड सिम जैकिंग, सिम कार्ड नहीं, सिम कार्ड बता रहे हैं, सिम जैकिंग होता है। होता क्या है ना, जैसे आपका सिम कार्ड होता है ना आपके फोन में, आपको पता होना चाहिए उस सिम कार्ड के अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी होता है। कैसे? आपका जो कॉन्टेक्ट सेव करते हो सिम में, होता है ना, तो कॉन्टेक्ट कैसे सेव होता है? मेमोरी है, तभी तो सेव हो रहा है ना। कुछ अमाउंट में वो टेक्स्ट और कुछ केबी एमबी में होता है, आई थिंक वो सेव करता है। अब होता क्या है कि जैसे कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है आपके फोन में, वो आपके फोन में ब्राउज कराने में, विजुअल कराने में कैसे कर रहा है? बेसिकली सिम का एक अपना एक खुद का ब्राउजर काम करता है, जिसको बोला जाता है HTA ब्राउजर, ठीक है। अब हुआ ये कि कुछ रिसर्चर्स ने एक वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की, और इन्होंने क्या किया कि एक मैसेज भेजा जाता था आपके फोन पर किसी तरीके से। अब मैसेज या कॉल जो आपके आ रहा है वो आपके फोन में कहीं ना कहीं जाकर रन कर रहा, और अगर रन कर रहा तो कोई ना कोई उसको बैकएंड में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा। तो हैकर्स ने क्या किया, कुछ रिसर्चर्स ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने एक ऐसा एक्सप्लॉइट तैयार किया जिससे वो आपके मैसेज के रूप में आपके फोन में भेजा जाता था। अब जैसे ही आपके फोन में गया ना, वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड से आपके फोन का एक्सेस रिसर्चर्स के हैकर के पास चला जाता था। और एक बार जब आपके फोन का रिवर्स कनेक्शन उनके पास चला गया ना, उस फोन के अंदर वो रिमोटली कोई भी एप्लीकेशन या रिमोटली वो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाते। तो फिर उसके बाद वो कोई भी स्पाईवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपके पूरे फोन को टैप करते थे। अब इसी का एडवांस वर्जन बनाया था एनोसो। अब एनोसो ने क्या किया, उसने एक स्पाईवेयर बनाया जिसका नाम था पेगासस। ये इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और इससे भी डेंजरस बनाया। उन्होंने क्या किया, जितने भी एप्लीकेशंस भी आते थे उनकी भी कमी की, जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, इनकी भी फायदा। ये भी क्या करता था, आपको कॉल के थ्रू, आपको व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, आपके मैसेज के थ्रू, या आपको लिंक के थ्रू, किसी भी तरीके से आपके फोन में रिसीव करा देगा। आप क्लिक करो या ना करो, एक बार अगर आपके फोन में आया, ठीक है, एक बार ना अगर आपके वो फोन में आ गया, खेल था उसी टाइम, ठीक है, वो तुरंत वहां क्या करता था, आपके फोन का रिवर्स कनेक्शन दे देता था उनको। अब रिवर्स कनेक्शन बोले तो वो करता क्या था, आपके फोन में आने के साथ ही वो सबसे पहले आपके बूट लोडर को ब्लॉक कर देता था, आपके फ्लैश को ब्लॉक कर देता था, ठीक है, आपके OTA अपडेट को ब्लॉक कर देता था। मतलब आपके फोन में किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएगा। आपके फोन को आप फ्लैश करके दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते, ताकि वो बाईपास, और आपके फोन को वो आपको पता भी नहीं चल पाएगा, और आपके फोन को वो मॉनिटर करना शुरू करता था। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है एनएसओ का, जिसमें उसका जो पेगासस का जो वो कट्टर वो था ना कंट्रोल, जहाँ पे उसका सारा एक्सेस आ रहा था, वो हम दिखाएंगे आपको। अब वो कंट्रोल उस फोन को रिमोटली वो साइड बाय साइड वो लोग कंट्रोल करते थे। इतना डेंजरस था ये। हालांकि ये कोई नॉर्मल पर्सन इसको परचेस अक्वायर नहीं कर सकता था, क्योंकि पहला बात इसका जो दाम था ना, वो सुन के ही आगे सब लोग 5 करोड़ रुपया में 11 डिवाइस को एक्सेस दिया जाता था, 5 करोड़ में, और वो भी सिर्फ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ठीक है, जिसमें इंडिया ने भी इसका एक सब्सक्रिप्शन परचेस किया था। और ये मत समझना ये कोई टूल था, विंडो में आया चला लिया, नहीं,
इसके लिए प्रॉपर उनका एक खुद का सेटअप वो लोग देते थे, उसका प्रॉपर उनका सर्वर सेटअप होता था, वहां से बॉटनेट की तरह काम करता था। हालांकि विवाद भी हुआ था इंडिया में, बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि जर्नलिस्ट और कुछ लोगों पर ये लोग नजर रख रही है गवर्नमेंट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट में जवाब मांगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसका जवाब देते हुए इन्होंने ये बोला, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, डिप्लोमेटिक वे में बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने ये बोला कि हम इन टेक्नोलॉजी का यूज हम किसी पे नजर रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, मगर अगर हमें ये लगेगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास राइट है। हमारे एक लॉ लागू हुआ था कुछ साल पहले जिसके थ्रू अगर तुम किसी भी तरीके से मान के चलो, कोई भी इंसान है, एक नॉर्मल पर्सन भी है, अगर वो कोई भी लॉफुल इलीगल एक्टिविटी लगता है और अगर वो लगता है कि वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, स्टेट के खिलाफ जा रहा है, तो गवर्नमेंट आपका डिवाइस टैप कर सकती है बिना किसी के कंसर्न के। उसके लिए यूज किया। तो भारत में बना भी नहीं है, भारत उसका एक सेलर भारत में परचेज किया था और बोला ये जाता है रॉ के पास है, RNDW इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भी है और NIA और आई थिंक CBI के पास भी। हालांकि इतना आसान नहीं है कि सब कोई इसका ये कर सकता है। और ये चीज खुद सोचो आप लोग, एक तो इतना महंगा स्पाईवेयर, ठीक है, प्लस कि हमारी आबादी 140-145 करोड़, पॉसिबल है हर लोगों पे नजर रखा जा सकता है, कोई जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। अगर आप 140 को समझ रहे हो, एक पूरे देश का GDP भी कम पड़ जाएगा। तो खैर वो बात का बात है। तो ये इसका बहुत बड़ा खतरनाक चीज है इस स्पाईवेयर का, इसलिए इसको डेंजरस माना गया और खास करके इसको टारगेट किया गया था एप्पल डिवाइसेस के लिए। आई थिंक अब तो हटा दिया, जब ये 2000 iOS 13 था ना जब, या 14 था, उस टाइम अपने एक वेबसाइट पे खुलेआम लिखता था पेगासस खुलेआम लिखता था कि तुम्हारा आने वाला iOS 16 भी हमारे इससे एक्सप्लॉइटेबल है। अच्छा, कमी उसके सॉफ्टवेयर में नहीं है, कमी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था, कमी उसके चिपसेट में था, उसका फायदा उठा रहा था और आज भी कर रहा है। हालांकि एप्पल अपडेट जारी करता है बट आज भी पेगासस यूज कर रहा है। अब इन लोगों एक स्टेप और आगे बढ़ गया, इन लोगों ने एक नया स्पाईवेयर बनाया जिसमें एड से थ्रू आपके कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, आपको एड दिखा कर। क्या दिखा के सर? एड्स आते हैं ना आपके फोन्स में, उसके थ्रू आपको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अच्छा अच्छा, वो